प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक, लेकिन जनरली 2 क्वेश्चन हमेशा लेके आता है। यूं कह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हल्का सा पहले रिकैप कर ले, मेरा फर्ज बनता है एक हल्का सा फास्ट रिवीजन करते हैं, फिर देखो क्वेश्चन 2 आपका इंतजार 5 में को कौन सा कर रहे हैं। दरअसल इनकी इक्वेशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में राइट एंगल, और साथ साथ दोनों में एक ही फंक्शन, या दोनों में कॉस होगा, दोनों में साइन होगा। तो 4 ऑप्शन में देख सकते हो, जहां ये बात फेल हो जाए वो आपका ऑप्शन फ्री हो जाएगा। इस समय मैंने जानबूझ इसका एक्स कैप दिखाया, यहाँ पे के कैप, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो गई एक्स डायरेक्शन, यानी आई कैप भी कह सकते हो, इसकी हो गई जेड डायरेक्शन। आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और वेव चल रही किस में, यहां दिख रहा है वाई, एक एक्स एक जेड और तीसरा क्या वाई। इसका मतलब यहां पर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपका जवाब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में हमेशा परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। चेक कर लिया। और इसमें खास बात, ई क्रॉस बी करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा वेक्टर के हिसाब से वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोर्शन होगा, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं डीओपी। अब कुछ बात है, ये इसकी पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू का ध्यान रखना। या E0 B0 पीक वैल्यू है। मेरे पास इस समय सीधी सी बात आ गई, ई वेक्टर हो गया एक्स डायरेक्शन में, बी वेक्टर हो गया जेड डायरेक्शन में, हल्का सा डीओपी हो गया वाई डायरेक्शन में ईएम वेव का। ओमेगा अपॉन के करेंगे, टी का मल्टीपल क्या है ओमेगा, वाई का क्या है के। इधर जो भी के का मल्टीपल होगा उस डायरेक्शन में वेव चल रही है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे लिखा डीओपी वाई डायरेक्शन। ओमेगा अपॉन के करोगे वो आ जाएगा आपके लिए, अगर ये मीडियम है फ्री स्पेस तो सी नॉट। ओमेगा अपॉन के करोगे अगर और कोई मीडियम है तो एनी मीडियम। और जहां भी अपन करें E0 अपॉन B0 हमेशा हो जाएगा सी नॉट। अगर E अपॉन बी करेंगे तो सी एम भी हो सकता है। ये जो सी नॉट है ये फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी है, ईएम वेव की वेलोसिटी है। सी नॉट उस फॉर्म में म्यू 0 एप्सिलॉन 0 दिख रहा होगा सब आपको, बस ध्यान रखना कहाँ अंडर रूट है, ध्यान रखना। यहाँ सी एम 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन, यहाँ पे सी नॉट तो 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। और जहां पे भी अपन जाएंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू म्यू आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। और जब हम करेंगे C0 अपॉन CM तो हो जाएगा इंडेक्स, जिसको आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है, आपको आराम से बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मीडियम तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1, दे दे अच्छी बात है। और इंडेक्स आप निकाल लोगे अगर यहाँ से, इन दोनों की हेल्प से C नॉट CM से, तो फिर आप आराम से एप्सिलॉन आर निकाल सकते हो, इनडायरेक्टली कांस्टेंट निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब आती है खास बात वेक्टर के फॉर्म में, ये जो E क्रॉस B है इसको यहाँ पे अपन एक वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। नाम ही पॉइंटिंग वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन E क्रॉस B का मतलब E और B का जो प्लेन है उसके तो परपेंडिकुलर, और पॉइंट करता है क्या, उसकी डायरेक्शन जो आती है बताती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, जिसको हम पता था एस वेक्टर से। इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है, जब भी आपको ध्यान रखना हो E नॉट B नॉट को कनेक्ट करने वाला, ये E इज इक्वल टू, यूं कह दो, अगर इसको बोल दूं v वेलोसिटी तो E इज इक्वल टू BV, याद रहेगा आपको, E इज इक्वल टू BV। E नॉट तो B नॉट वेलोसिटी, E तो B इंटू वेलोसिटी। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ लिख दिया मैंने। अब आती है खास, इसका स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के हिसाब से, ध्यान रखना सबसे ज्यादा रेडियो और सबसे इधर कम आपका गामा। ऑर्डर में ध्यान रखना, लैम्डा फॉर रेडियो किस ऑर्डर में होता है, माइक्रो, इंफ्रारेड, विबग्योर, वायलेट से रेड आ गया पूरा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उससे कम एक्सरे, सबसे कम गामा रेस। इसके बाद हमारा जो इस कंडीशन में कभी भी पूछ ले आपसे इंटेंसिटी क्या है, तो एक तो इंटेंसिटी हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड है पॉइंटिंग वेक्टर का, या इसकी डायमेंशन वही हो गई, इसकी यूनिट वही हो गई जो इंटेंसिटी की होती है। इंटेंसिटी कौन है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। और कभी कभी आप इंटेंसिटी को आई इक्वल टू CU से निकाल सकते हो। व्हाट इज CU, C का मतलब तो स्पीड ऑफ लाइट, और U का मतलब एनर्जी डेंसिटी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यानी न्यूमेरिकल दोनों बराबर हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, या फिर B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। जहां भी ये नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है इक्वेशन में, E नॉट B नॉट। अब आ जाए इसके बाद, ये जो वेव है इसके अंदर मोमेंटम है, जब भी ये किसी भी सरफेस पे गिरेगी तो वहां पे एक फोर्स लगाएगी, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय EM वेव्स। आपको ध्यान रखना है, अगर सरफेस बिल्कुल परफेक्टली एब्जॉर्व करने वाली है तो ये जवाब, और अगर रिफ्लेक्टिंग है तो 2 का मल्टीपल आ जाएगा। एक लास्ट में बात रह गई, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कौन सी जो EM वेव्स हैं रेडियो से लेके गामा तक किसका क्या यूज है, तो कुछ एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। एक्सरे का यूज मेडिसिन, आप जानते हो मेडिकल फील्ड में एक्सरे यूज होता है। यूवी रेस का वाटर प्यूरिफिकेशन, इंफ्रारेड का इंप्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, जब कोहरा होता है उस समय,
और माइक्रोवेव्स का मतलब या तो मोबाइल में, रेडार में, कम्युनिकेशन या संचार में। अब एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, वो दिख भी रहा है। इंटेंसिटी को मैंने बोला था वो ध्यान रखना ही आपको, किस फॉर्म से निकालना है, या तो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी या फिर CU से निकाल सकते हो। जिस फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा उससे अपन कर लेंगे। अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते सामने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब जो आपको ध्यान आ रहा होगा देखते ही, dq/dt, q = cv, c बाहर आ गया dv/dt, और अपन आराम से इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट उस कंडक्टिंग करंट से अलग है। बोलने में अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, जिस चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E.A. अपन जानते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फिलहाल यहाँ पे आया आपका एम्पियर के साथ साथ मैक्सवेल, दो जने मिले और मैक्सवेल एम्पियर ने मिलकर बोला मैक्सवेल एम्पियर लॉ। जहाँ नॉर्मली आप पहले पढ़ते थे केवल होता था IC, लेकिन यहाँ पे IC + ID आ गया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl μ0 सम ऑफ टू बोथ करेंट्स, कंडक्टिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्टिंग करंट आपका एज इट इज नॉर्मली जो आप जानते हो एनक्लोज करंट कंडक्टिंग कितनी है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जहां पे कैपेसिटर के बीच में गैप होता है, लेकिन आपको मालूम हो जो चार्ज है एक पे प्लस एक पे माइनस, यानी इसके बीच में कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही है जो इसको एक जगह से चार्ज को दूसरे के साथ इंडक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, इसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए अब देखते हैं इसके जरा क्वेश्चन। हल्का सा मसाला तैयार हो गया है, एक रिकैप कर लिया जो मेरा फर्स्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे दो क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा देखें ध्यान से, चले मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। खटाखट देखिए वेवलेंथ, अभी जो मैंने बोला था आपको अगर नहीं मालूम हो तो भी आप कर सकते हो। आपको मालूम है एक्सरे का क्या होता है, बस अब देख लीजिए D का 1, ये गलत, 3 सही। आप आगे चलो। आपको मालूम है कि अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो वो 10⁻² सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दिख रहा है मेरे को A का 2, ये गलत, A का 4 ये गलत, A का 3 गलत। मेरा आंसर ये हो गया, खत्म। आगे अब क्यों करूं मैं, बाकी आपको मालूम है, एक भी मालूम हो, दो भी मालूम हो, अगर आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन नहीं होती माइक्रोवेव की इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी है तो मैच लिस्ट 1 और 2। अब यूजेस का आ गया, आपको मालूम है, जो मालूम उसको आराम से। एक्सरे का यूज क्या होता है मेडिसिन में, मिला दीजिए इसको। B का 1, B का 2 गलत, B का 4 गलत। अब दो ऑप्शन रह गए, ये दोनों फेल हो गए। अब आ जाइए यूवी रेस, हम यूज करते हैं, आपको मालूम है अल्ट्रा वायलेट के हिसाब से अपने घर में लगाते हैं अपन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो A का 2 सॉरी ये तो गलत हो गए, A का 3 गलत, ये आंसर हो गया। बाकी हमको ये मालूम अभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी हम दो आराम से एक को मैच करो, देखो, और आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड परमिलिटी ऑफ मीडियम आर, ये तो हो गया आपका एन। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब ये है आपका म्यू रिस्पेक्टिवली रिलेटिव परमिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। जैसे बोला ये तो हो गया आपका एन, ये हो गया म्यू, पूछा आपसे एप्सिलॉन आर, तो दिमाग में एकदम आया n² हम जानते हैं एप्सिलॉन आर म्यू आर। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन आर बन गया मेरा n²/μr, लेकिन मुझे म्यू दे रखा है तो म्यू आर को लिख सकता हूँ μ/μ0। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर आ गया मेरा n²/μr को म्यू ऊपर चला गया μ0। अब रख दो बस वैल्यू, n क्या दे रखा है 1.5 का स्क्वायर, μ0 कितना होता है 4π × 10⁻⁻⁷, और म्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁷, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 2.25 × 4π/5, 2.25 2.25 × 4 हो गया लगभग 10, यहाँ तक तो 10π/। अब आप देख रहे हो लगभग बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब इसको अगर 3 मान लें तो 30/5, 6 आंसर आना चाहिए। सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द प्लेट्स आर वेरी लार्ज क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, खटाक से बोलोगे dq/dt करूंगा, जैसे ही करूंगा dq/dt कॉस का माइनस होगा, एक ही ऑप्शन मेरा माइनस दिख रहा है, तो मैं काहे को सॉल्व करूं, खत्म। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ERMS
ई आर एम एस है, ई जीरो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स 6√2। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ई जीरो अपॉन सी नॉट, 6√2 सी नॉट 3 इंटू 10 की पावर 8, ऊपर जाके -8 हो जाएगा, ये 2√2 10 की पावर -8 टेस्ला, 1.414 इंटू 2। नेक्स्ट ऑप्शन चारों देखने, जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर, परमिटिविटी ओके, मस्ती से चलने दो। इन दोनों को देखते आ रहा है कि यार n इजिकल टू होता है हमारा म्यू आर एप्सिलॉन आर अंडर रूट। अगर हमको आगे क्या पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इसका मतलब मुझे पहले यहाँ से ये n निकालना है, इसका आ गया मेरा 1.2, क्योंकि 1 का तो 1, और ये n के हिसाब से अब आगे मेरा चल रहा है सी एम इक्वल टू सी नोट अपॉन एन। सी नोट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये 1.2, इसका मतलब ये हो गया 12 दूनी 24, 6 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मतलब म्यू आर इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ये ई जीरो हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया। हम ओमेगा अपॉन अगर के कर दें तो वी मिल जाएगा, 2 ये गया तो 10 की पावर 2 बिंदी कम 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी इन मीडियम। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, इसका मतलब म्यू आर अगर 1 दे रखा है और मुझे यहाँ से निकालना है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरा एप्सिलॉन आर म्यू आर। म्यू आर मेरा 1 है, तो मेरा यहाँ से जो भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एन स्क्वायर के बराबर हो गया, और एन क्या होता है, एन अभी अपन ने बोला सी नॉट अपॉन सी एम। सी नॉट है 3 इंटू 10 की पावर 8, और आपने इक्वेशन से निकाल लिया सी एम 10 की पावर 8 यानी कि 3, तो एप्सिलॉन आर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोर्टिंग z डायरेक्शन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो ये है कि ई डॉट बी जीरो होना चाहिए। 4 ऑप्शन में देख रहा हूं कि ये कभी जीरो दे नहीं सकता, तो मेरा 3 तो फेल हो गया। अब देखते हैं ई डॉट बी जीरो, ये दे रहा है 2, ओके देगा, +2 -2 कैंसिल, -2 इंटू -6 +6 ये भी देगा, 3 2 4 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस ये भी देगा, और तीनों दे रहे हैं। अब देखते हैं इन दोनों के हिसाब से ई क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन हमको मिलनी चाहिए क्या, z डायरेक्शन यानी कि k कैप। अगर मैं यहां पे करता हूं i क्रॉस j तो -k, और j क्रॉस i भी क्या होता है -k, इसका मतलब यहां पे दोनों आ रहे -k, जबकि डायरेक्शन क्या है +k। यहां देखें जरा 3 -3, i क्रॉस j 9 तो -9k, और यहां पे j क्रॉस i -16k। अगर दोनों माइनस माइनस ऐड हो गए यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसका मतलब ये दोनों माइनस में दे रहे हैं, ये भी -k कैप में दे रहा है, ये भी -k कैप में दे रहा है, डायरेक्शन ई क्रॉस बी, जबकि डायरेक्शन क्या है +k, तो ये ऑप्शन भी फेल, ये भी फेल, मेरा आंसर हो गया 2। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये स्मार्टनेस से आगे बढ़ना चाहिए। वापस बोल दूं क्वेश्चन को, पहले आपने ई डॉट बी डॉट प्लस जीरो होना चाहिए, तो आपने देखा कि ये दे नहीं सकता, तो ये फेल हो गया। अब तीनों दे रहे थे ई डॉट बी जीरो, तो आप देखा ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी क्या होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा वेव की डायरेक्शन होती है, डीओपी डायरेक्शन होती है। तो यहां देख रहे हैं ई क्रॉस बी -k कैप में आ रहा है, चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। आई क्रॉस जे लेकिन ये माइनस है तो -k कैप, और जे क्रॉस आई ये भी क्या होता है माइनस, इसका मतलब ये दोनों मिलकर -k ही दे रहे हैं। ऐसे यहां भी 3 × 3 9, लेकिन साइन क्या है -k कैप, और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस, तो ये वाला भी -k कैप, ये वाला भी -k कैप, ये भी -k कैप हो गया। जब डायरेक्शन क्या है +z, इसका मतलब ये दोनों भी फेल हो गए, तो मेरा आंसर ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन, इन ए वेव इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं बोले कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। मैं शुरू में बताया था आपको पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो इन मैग्नीट्यूड।
मुझे मालूम है ये E है, तो √2 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा E0, और जब भी चाहो तो B0 को लिख सकते हो E0 अपॉन C0, E इज इक्वल टू BV के हिसाब से। तो यहां से मेरा B0 को लिख दिया मैंने E0 अपॉन C0 2 μ0, E0 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 μ0 C0। ये आपका बन गया। अब केवल वैल्यू रखनी है आपको। E0 का मतलब 100 इंटू 2 √2 के हिसाब से अपॉन 2 μ0 की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और C0 का तो 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करिए, ये 2 से 2 गया, 10 की पावर 4, ऊपर जाके 10 की पावर 7, इधर नीचे 4 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका तो ऊपर हो गया 11, 8 गया तो ये हो गया 1000 अपॉन 4 पाई इंटू 3, यानी कि ये हो गया 1000 अपॉन 4 या 12 या 36 के आसपास। तो लगभग इसको हम 36 माने तो इसका तो 2 36 दूनी 72, यानी 2 फैक्टर आना चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, मैं काय को सॉल्व करूं? 2 फैक्टर आ रहा, मेरा आंसर ये हो गया। दिख रहा है कि मोर देन 20, नो डाउट। 36 दूनी 72, फिर देखा यहाँ पे आपके पास 28, तो जो भी फिगर है समथिंग 2 आना चाहिए सामने। हमें 4 ऑप्शन देख के खटाक से अपना आंसर डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन डिस्क्राइब बाय दिस। ओके, ये इसकी पीक वैल्यू, ये ओमेगा, ये k, एप्सिलॉन 0 दे रखा है। क्या पूछा? इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव c इंटू नॉट के हिसाब से अगर हम बोल सी यू, तो हमारे पास u फॉर्म चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको लिखूंगा c इंटू 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। बस रख दो, सॉल्व कर लो। 3 इंटू 10 की पावर 8, 1/2 एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12, E0 स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर 4 कर दीजिए। 12 12 गया, ये रह गया आपका 2 से 2 हुआ, तो 3 इंटू 8.85 इंटू 2, यानी एक तरह से 6 इंटू 8.85। गलत गलत गलत, आर्चिंग दिख रहा है ना? क्यों इसको पूरा सॉल्व करूं? 8.85 इंटू दिस मोर देन 50 होगा। बस 11 क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन EM waves given by so। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है, यहाँ कॉस आ रहा है। चलो, मैंने आपसे कहा था, एक हल्का सा रिकैप कराया था, जब अगर ये कॉस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कॉस। पूछा भी आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है, तो जो ऑप्शन में कॉस है वही आपके आंसर होंगे। साइन गया, ये साइन गया, इसका मतलब आपका सेकंड थर्ड चला गया। अब E के हिसाब से 1 और 4 रह गया। अब देखें यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से B0 आपके पास हो गया, तो E0 क्या हो जाएगा? B0 इंटू C0। B0 है 3 इंटू 10 की पावर -8, C0 होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये मैं लिख के करूँ, आप सीधे खटाक 9 बोल सकते हो, यानी मेरे E0 की वैल्यू शुरू में 9 होनी चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। मेरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखी 2 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दे दिया C। जैसे ही बोला आपके दिमाग में ID इज इक्वल टू होता है C dV/dt, यानी आपसे यही पूछेंगे dV/dt। तो dV/dt क्या हो गया? ID अपॉन C। बस प्रॉपर रख दीजिए। व्हाट इज ID? 2 मिली एम्पियर, 2 की पावर -3 कन्वर्ट कर रहा है एम्पियर में, और C कितना है? 4 माइक्रोफैरेड, तो 10 की पावर -6, ऊपर 10 की पावर 3, नीचे 2 2 4, तो ये हो गया 500 वोल्ट पर सेकेंड dV/dt। नेक्स्ट, मैच लिस्ट। क्या क्या आपको मालूम, जरा इसको मैच करें। सबसे पहले मुझे मालूम है कि ये है आपका गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको मैच कर दूं। C से 1, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों फेल हो गए। अब आ जाइए, ये क्या है? ये आपका EMI है, तो ये आपका हो गया B से 3। तो B से 3, इसका मतलब आपका आंसर B से 3
B से 3, यहाँ दोनों जगह है, B से 3, B से 3। अब रह गया आपका ये क्या है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यानी D से 2, D से 2 यहाँ पर है, यहाँ D से 4, तो ये फेल हो गया और ये मेरा आंसर बन गया। मुझे अगर ये नहीं मालूम तो भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ऐसे आपको मैचिंग करना आना चाहिए। कोई भी आपको 2-3 की भी इंफॉर्मेशन हो तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जो खत्म करते हैं यहाँ पे आज का खेल। और अब आज का गुरु मंत्र, आपका जो टाइम है एग्जाम का वो दोपहर का है, दोपहर 2 से 5:20, उस समय आपको रहना चाहिए एक्टिव मोड में। तो अपनी आदत बनाइए। अब आप लंच लगभग 12 से पहले कर लें और फिर लंच के बाद आधा घंटे का पावर नैप लेना है, और वही बाई करवट। उससे आपको अलग तरह का डायनेमिक अंदर से बूस्टिंग मिलेगी। बहुत जल्दी आपका डाइजेशन हो जाएगा और आपको गजब की एनर्जी मिलेगी जो आपको आराम से 6-7 घंटे एक्टिव रखेगी। तो आज से कमिटमेंट करो, लंच के बाद एक बाई करवट लेना है पावर नैप, ताकि हम 12 से 6 पूरे एक्टिव रहें। आधा घंटा बहुत सफिशिएंट है। ओके, ऑल द बेस्ट।